हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय आर.के. सर में। हम लोग उत्पादन लागत को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग उत्पादन लागत की अल्पकालीन स्थिति में और दीर्घकालीन स्थिति में अध्ययन करेंगे कि उत्पादन लागत अल्पकाल में कैसी होती है और दीर्घकाल में कैसी होती है। तो अल्पकाल के बारे में हम लोग जानते हैं। अल्पकाल वह अवधि है जिसमें हम एक साधन को परिवर्तनशील रखते हैं, बाकी को स्थिर मानकर चलते हैं। यानी इसमें अन्य साधन स्थिर बने रहेंगे, सिर्फ एक साधन परिवर्तन होता है। तो जो अल्पकाल की अवधि होती है उसमें जो उत्पादन किया जाता है, तो हम लोग पहले जान चुके हैं कि उसमें दो तरह के साधन होते हैं। पहला स्थिर साधन, यानी जिसमें कि परिवर्तन नहीं होता है, जिससे मान चलते हैं कि अन्य साधन स्थिर बने हुए हैं। और दूसरा परिवर्तनशील साधन, जिसमें हम लोग परिवर्तन करते हैं, जिसकी मात्रा को बढ़ाकर हम लोग उत्पादन को प्राप्त करते हैं। तो जो स्थिर साधन होंगे उत्पादन के, उनको जो भुगतान किया जाएगा, जैसे भवन, मशीनें जो अल्पकाल में स्थिर बनी रहती हैं, उनका जो भुगतान किया जाएगा उसको हम लोग स्थिर लागत कहते हैं। और जो परिवर्तनशील साधन है, जिसकी इकाइयों को हम लोग बढ़ाते हैं उत्पादन करने के लिए, उसको जो भुगतान किया जाएगा जैसे श्रम की मात्रा, तो उसे हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं। तो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों के योग को, दोनों के जोड़ को हम लोग कुल लागत कहते हैं। इसे हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ TC कुल लागत है और TFC कुल स्थिर लागत है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यानी तो कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत TVC, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत का योग ही कुल लागत कहलाता है। यानी कुल लागत, टोटल कॉस्ट, दो हिस्सों में बटा है, स्थिर लागत के रूप में और परिवर्तनशील लागत के रूप में। इसलिए जब भी हम लोग लिखते हैं अल्पकाल में, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इस प्रकार यह हमारा कंप्लीट फॉर्म है कुल लागत का, टोटल कॉस्ट का। चूँकि हम जान गए हैं कि स्थिर लागत वो लागतें हैं जो उत्पादन के स्थिर साधनों के बदले में भुगतान किया जाता है, तो इसके हम लोग ग्राफ के रूप में देख सकते हैं। ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का है। हम x और y एक्सिस को बनाते हैं, तो y एक्सिस पर लागत और x एक्सिस पर उत्पादन को रखते हैं। चूँकि कुल स्थिर लागत स्थिर बनी हुई है, इसलिए वो उत्पादन के प्रत्येक स्थिति में x अक्ष के समानांतर रेखा बनी रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन Q से जब Q1 हो जाता है, तो ये हमारा इस पॉइंट S और T पॉइंट पे जो कुल स्थिर लागत है वह स्थिर बना रहता है, और यह रेखा जो है x अक्ष के समानांतर होती है। ये हमारा लागत है। ये लागत हमारा स्थिर बना हुआ है, क्योंकि ये लागत वो है जो भवन, मशीन आदि के रूप में लगा हुआ है। ये लगने के बाद ही, स्थिर लागत लगने के बाद ही उत्पादन कार्य शुरू होगा, जब हम परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को लगाएंगे। यानी ये हमारा स्थिर रहेगा, क्योंकि हमने भवन बना लिया, मशीनें मंगवा ली उत्पादन करने के लिए, तो ये फिक्स्ड हो गया हमारा, इतना खर्च हम कर चुके हैं। अब इसके बाद ही उत्पादन शुरू होगा शून्य से। इसलिए यह पैरेलल टू x एक्सिस है, जो भवन मशीन के रूप में लगाया जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा ग्राफ में परिवर्तनशील लागत को। परिवर्तनशील लागत यानी जो उत्पादन की वो साधन जिसमें हम परिवर्तन करते हैं अल्पकाल में, जैसे श्रम की मात्रा, श्रम की इकाइयों को बढ़ाते हैं। यहाँ हमारा मशीन है, भवन है,
इस पर हम श्रम की मात्रा को बढ़ाएंगे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, तो हमारा उत्पादन कार्य शुरू हो जाएगा। तो परिवर्तनशील साधन को जो भुगतान करते हैं वह परिवर्तनशील लागतें होती हैं। तो परिवर्तनशील लागत की जो रेखा होती है, टीबीसी की रेखा जो होती है, वह 0 से शुरू होती है, यानी मूल बिंदु से शुरू होती है। इसलिए क्योंकि जब उत्पादन का साधन के पहली इकाई लगाएंगे हम लोग, परिवर्तनशील साधन की पहली इकाई लगाएंगे तो हमारा उत्पादन शुरू होगा। जैसे जैसे हम इकाइयों को लगाते जाएंगे हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो परिवर्तनशील लागतें जो होती हैं वह 0 से शुरू होती हैं, क्योंकि 0 से ही उत्पादन शुरू होता है। जब पहली इकाई लगाएंगे तो उससे कुछ उत्पादन प्राप्त होगा। जब 2, 3, 4, 5, 6 श्रम की इकाइयों को लगाएंगे तो उससे हमें उत्पादन की प्राप्ति होगी। तो इस ग्राफ से हम लोग देखेंगे टीबीसी की रेखा इस प्रकार बनी हुई है। इसकी आकृति जो होती है उल्टा एस की तरह होती है, जो अंग्रेजी शब्द होता है एस, इसका उल्टा आकृति के रूप में लागत की रेखा होती है। परिवर्तनशील लागत की रेखा की उल्टा एस आकृति की होती है। इसे हम देखेंगे जब Q1 उत्पादन है वह हमें K1 लागत लगाने के कारण हुआ है, जो Q2 उत्पादन हमारा हुआ है वह K2 लागत लगने के कारण हुआ है, या Q3 उत्पादन K3 लागत से हुआ है। यानी जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को लगा रहे हैं उसमें हम अपना खर्च व्यय कर रहे हैं, मौद्रिक व्यय कर रहे हैं, तो उससे हमें उत्पादन में वृद्धि हो रही है। लेकिन उसकी रेखा एस आकृति, उल्टी एस आकृति की होती है। हम लोग स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत की रेखाओं का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कुल लागत की रेखा या ग्राफ किस प्रकार बनाया जाता है। तो ये हमारा जो रेखा है जो एक्स एक्स के समानांतर है, यह टीएफसी यानी कुल स्थिर लागत की रेखा है। और दूसरी रेखा जो 0 यानी मूल बिंदु से शुरू हो रही है, ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कुल परिवर्तनशील लागत की रेखा है। इन दोनों का योग से ही हमें कुल लागत की रेखा प्राप्त होती है। तो कुल लागत रेखा 0 से शुरू नहीं होती है, क्योंकि कुल लागत में कुल स्थिर लागत भी शामिल होता है। इसलिए कुल लागत की रेखा 0 से ऊपर शुरू होती है। हमने यहाँ पर टीएफसी यानी जहाँ स्थिर लागत जहाँ लगा हुआ है उसके ऊपर वहीं से हमने इसे दिखाया गया है, क्योंकि 0 से R तक स्थिर लागत है और उसके ऊपर मतलब उसी बिंदु पर R बिंदु से ही एक रेखा खींची गई है जो टीबीसी रेखा के आकार की तरह ही होती है, यानी उल्टा एस की आकृति का ही होता है। वह कुल लागत रेखा कहलाती है। यानी टीसी कुल लागत बराबर टीएफसी प्लस टीबीसी। तो ये रेखा टीबीसी और टीसी एक जैसी ही होती है, यह उल्टा एस की तरह की आकृति की बनी होती है। ये आपस में समानांतर दिखाई देती हैं। और टीएफसी जो एक्स अक्ष के समानांतर बनी हुई है वह हमारा स्थिर फिक्स्ड कॉस्ट है। तो इन दोनों का योग से हमें कुल लागत रेखा की प्राप्ति हो जाती है। यानी पहली रेखा टीएफसी, दूसरी रेखा टीबीसी यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की रेखा। इन दोनों का योग को हम लोग टीसी रेखा कहते हैं, कुल लागत की रेखा कहते हैं। तो टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीबीसी, हम इस ग्राफ से इसको डिराइव करेंगे हम लोग। तो एक काल्पनिक एक रेखा खींची गई है जैसे डॉटेड हम लोग दिखा रहे हैं टी से क्यू तक। इन दोनों में ही हमें टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीबीसी की प्राप्ति होगी।
वह इस प्रकार है कि TC यानी कुल लागत की रेखा, कुल लागत हमारी T है, T से Q यानी Q जो उत्पादन हो रहा है और T हमारी कुल लागत है, इधर से लागत T। तो हमारा जो कुल लागत है वो TQ है। ऐसे दो भागों में डिवाइड किया जाएगा TFC प्लस TBC में। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी जो है स्थिर लागत है वह Q से S तक है, जो यहाँ वो से R तक दिख रहा है, यहाँ हमारा क्या है Q से S तक, ये हमारा स्थिर लागत है यहाँ से यहाँ तक, तो उसे हमने लिखा SQ। और दूसरा जो हिस्सा है TBC का यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत का, वह है हमारा K बिंदु से Q तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यह हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा KQ। तो SQ प्लस KQ बराबर होता है TQ, यानी T इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दो भागों बांटा गया है SQ और दूसरा हमारा है KQ, यानी ये TBC का और ये TFC का। तो इन दोनों का योग से हमें कुल लागत की प्राप्ति हो जाती है। इसमें एक बात ध्यान देने की है कि ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है यानी TK और SQ आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि ये जो गैप है T से K तक और S से Q तक ये आपस में इक्वल होती हैं, जिसे हमने इधर यहाँ लिखा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कुल स्थिर लागत बराबर होता है SQ जो हमने यहाँ तक लिखा था, और दूसरा TK यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी TBC रेखा और TC रेखा के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वह टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। इसलिए इसे हम लोग इस फॉर्म में भी लिखते हैं TQ बराबर TK प्लस KQ। KQ हमारा यहाँ TBC के बदले है और SQ या TK, चूँकि ये दोनों आपस में बराबर है इसलिए हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को। यहाँ स्पष्ट किया हुआ है TFC बराबर है SQ और TK। तो इस प्रकार हमने कुल लागत रेखा का अध्ययन किया, जो बताता है कि कुल लागत की रेखा कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ होता है। तो हम लोग देखेंगे अल्पकालीन औसत लागतें जो होती हैं किस प्रकार की होती हैं। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं औसत की, एवरेज की। तो औसत लागत अल्पकाल में दो प्रकार की है, पहला औसत स्थिर लागत और दूसरा औसत परिवर्तनशील लागत AFC और ABC। तो इन दोनों का योग ही हमें औसत लागत प्रदान करता है, यानी AC इक्वल टू AFC प्लस ABC। तो औसत लागत को हम लोग इस प्रकार जानते हैं कि किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है, यानी प्रति इकाई लागत, प्रत्येक इकाई का तो उत्पादन में लागत आएगा वह औसत लागत कहलाता है। औसत लागत के दो हिस्से हैं AFC और ABC, यानी औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। वो इसलिए है क्योंकि प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं, यानी AC इक्वल टू TC/Q, यानी कुल लागत में जो उत्पादन की इकाइयां हैं उससे भाग देंगे
तो हमें औसत लागत की प्राप्ति होती है, जिससे हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं AC इक्वल टू TC/Q। इस प्रकार चूँकि हम पहले पढ़ चुके हैं, कुल लागत कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग होता है, यानी TC इक्वल टू TFC प्लस TVC। तो दोनों तरफ यानी इस ओर और इस ओर भी Q से भाग देंगे, यानी उत्पादन की जो इकाइयों से भाग देंगे तो हमें औसत की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं TC/Q इक्वल टू TFC/Q प्लस TVC/Q। तो हमें जो प्राप्त होता है वह होता है AC इक्वल टू AFC प्लस AVC। ये हमें प्राप्त हो जाता है, यानी जो औसत लागत है वह औसत स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागत का योग होता है। जो औसत लागत की रेखा बनती है वह U आकृति की होती है। इसे हमने यहाँ बनाया है, इधर लागत इधर उत्पादन रहेगा। तो जो औसत लागत की रेखा है, AC कर्व जो हमारा है वह U आकृति की होती है, यानी U आकृति की तरह हमारी औसत लागत की रेखा होती है। यह U आकृति क्यों होती है, इसे हम लोग कुल लागत रेखा से प्राप्त करके देख सकते हैं, जो अभी हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि औसत लागत वक्र AC कर्व की जो है U आकृति क्यों होती है। तो U आकृति का जो डेरिवेशन है, जो प्राप्ति हम करते हैं, व्युत्पत्ति होती है, वह टोटल कॉस्ट कर्व से होती है। तो हम लोग यहाँ दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे। एक ग्राफ के द्वारा AC कर्व U आकृति क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं। तो पहले हम लोग कारण को जान लेते हैं। U आकृति का कारण क्या क्या है। ये अल्पकाल में, चूँकि यह अल्पकाल की स्थिति है, अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नियम लागू होता है। उस स्थिति में पहली स्थिति होती है बढ़ते प्रतिफल के कारण लागत का घटना, यानी परिवर्तनशील अनुपात का नियम जब लागू होता है तो पहले उत्पादन बढ़ता है, यानी बढ़ता प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। इस कारण जो लागत होती है वह घटती है, यानी पहले जो लागत होगी वह घटेगी, क्योंकि उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी स्थिति होती है स्थिर प्रतिफल के कारण, यानी जब स्थिर प्रतिफल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो लागत भी स्थिर हो जाता है, यानी लागत स्थिर बना रहता है। और तीसरी स्थिति होती है घटते प्रतिफल, यानी जब उत्पादन हमारा घटने लगता है लगातार साधनों को लगाने के कारण, तो जब प्रतिफल यानी उत्पादन जब घटने लगता है उसके कारण लागत बढ़ता है, यानी उस पर जो कॉस्ट आ रहा है हमारा वह बढ़ रहा है। इस कारण जो हम लोग AC रेखा देखेंगे, AC रेखा पहले लागत घटती है, फिर वह मिनिमम बिंदु पहुंचती है, स्थिर होती है, फिर वह लागत बढ़ने लगती है। ये जो तीनों स्थितियां होती हैं वह परिवर्तनशील अनुपात नियम के अनुसार होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कुल लागत वक्र TC कर्व जो है इससे AC की उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति की डेरिवेशन है, व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो AC रेखा हम लोग TC रेखा देखेंगे। TC रेखा इस प्रकार की होती है, यानी उल्टा S आकृति की होती है। तो यहाँ हमने उसके तीन बिंदु, उसके तीन उत्पादन के 3 पॉइंट हैं, Q1, Q2, Q3। उत्पादन की 3 स्थितियाँ यहाँ दर्शाई गई हैं, Q1, Q2, Q3। तो तीनों से हम लोग एक लंब डालते हैं, K से Q1, R से Q2 और T से Q3। इन तीनों बिंदुओं को जो हमने प्राप्त किया K और T,
इससे हम लोग मूल बिंदु जो ओरिजिन है उससे एक ढाल की रेखा बनाते हैं, जो उसकी ढाल बताती है कि के पॉइंट पर, के बिंदु पर मुख्य बिंदु से, मूल बिंदु से कितनी ढाल है, आर बिंदु पर कितनी ढाल है और टी बिंदु पर कितनी ढाल है। यानी जब लागत से हम उत्पादन प्राप्त करते हैं तो उत्पादन की जो स्थिति है, जितना हम उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, उससे हम लोग कुल लागत वक्र पर एक पॉइंट बनाते हैं जो Q1 पे K, Q2 उत्पादन पर R बिंदु और Q3 उत्पादन पर T बिंदु है। अब इन तीनों का ढाल हम लोग ज्ञात करते हैं। ये हमारा छोटा बिंदु वाला ढाल OK है, पहला जो ढाल है हमारा K बिंदु पर वो है OK। R बिंदु पर हमारा जो ढाल है वह OR और T बिंदु पर जो ढाल हमारा है वह हमारा है OT। यह उत्पादन Q1, Q2 और Q3 की दशाओं में है। अब ये जो ढाल हमारा है, इसी ढाल से हमारे AC की प्राप्ति होती है, यानी औसत लागत वक्र की प्राप्ति होती है। तो ये जो हम लोग सीधी रेखा पहले खींचे थे उत्पादन पर K से Q1 से K बिंदु तक, उसी रेखा को हम लोग एक नया ग्राफ बनाएंगे और उसको नीचे लेते आएंगे। यानी इस तरह से हम लोग एक नया ग्राफ बनाकर खींच लेंगे। जो खड़ी रेखा है उसको 3 नई रेखाओं बना लेंगे हम लोग। उसके बाद ये जो ढाल है, एक ढाल, 2 ढाल और तीसरी ढाल हमारी जो रेखा है, उस ढाल से ही हमें AC की प्राप्ति हो जाती है। यानी यहाँ से इस पॉइंट, यहाँ से इस तरह, यहाँ से इसका। यदि तीनों ढाल को हम मिलाकर एक नई रेखा बनाएं तो हमें औसत लागत वक्र की रेखा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम देखें कि औसत लागत वक्र है वह U आकृति की होती है, जिसकी व्युत्पत्ति कुल लागत वक्र से होता है। वक्र से ही AC रेखा प्राप्त होती है। इसके कारण है जो AC रेखा U आकार की है, इसका कारण हम जान चुके हैं कि पहले बढ़ते प्रतिफल नियम के कारण लागत घटता है। यानी जब प्रतिफल बढ़ रहा है तो हमारा लागत घट रहा है। जब स्थिर प्रतिफल का नियम लागू है तो इस पॉइंट पर हमारा लागत भी स्थिर हो जाता है, और जब घटते प्रतिफल का नियम लागू होने लगता है तो हमारा लागत बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार हमें जो रेखा जो प्राप्त होती है वह औसत लागत वक्र की रेखा U आकार की प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने औसत लागत वक्र की व्युत्पत्ति को देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में TFC से AFC और TVC से ABC यानी औसत स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागत की रेखाओं की व्युत्पत्ति को देखेंगे। यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपने विचार को जरूर साझा करें। धन्यवाद।